आ सकते हैं, 80% भी आ सकते हैं, 60% भी आ सकते हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटी है 0.10, 0.70, 0.20 मान लेते हैं इस तरीके से। अब मुझे बताओ बेस्ट आउटकम क्या है, इनमें से सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए? 95% है ना। प्रोबेबिलिटी से तो मल्टीप्लाई करके हम इन तीनों का एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकालने से आउटकम पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे बेस्ट आउटकम है 95% और वर्स्ट आउटकम है 60%। क्लियर है? तो वो डिसीजन आप इन एब्सोल्यूट फिगर से लोगे, एवरेज वैल्यू से नहीं लोगे। चलो, ये चैप्टर की थीम क्या है? यूनिट नंबर 2 आपको ये बताना चाह रहा है क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस सारे के सारे फ्यूचर फोरकास्टिंग के ऊपर बेस्ड है, तो अल्टीमेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। किस चीज की रिस्क? कि हमने जो एस्टिमेशन लगाया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम रिस्क को एडजस्ट करने के लिए ये अलग अलग मेथड देख रहे हैं। कल वाले मेथड के नाम बताओगे क्या आप मेरे को? कल हमने कितने मेथड देखे थे? कोशिश करना जिस सीक्वेंस में देखे थे उसी में बताओ। नंबर 1 डिसीजन ट्री, नंबर 1 था डिसीजन ट्री। ठीक है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ शॉर्ट में। डिसीजन ट्री में क्या करना होता है आपको? डिसीजन ट्री में आपको फ्यूचर का प्रोबेबिलिटी का डेटा दिया हुआ होगा, तभी डिसीजन ट्री बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेटा को क्या करना होता है? नंबर ऑफ आउटकम निकालने होते हैं। नंबर ऑफ आउटकम, जितने आउटकम पॉसिबल है सब आउटकम को क्या करना होता है? सब आउटकम को जॉइंट प्रोबेबिलिटी असाइन करनी होती है और सबका एनपीवी निकालना होता है, और फिर इस एनपीवी का एवरेज कर दो, यहां से आप लोगे डिसीजन। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। डाउट है एक बार ये पांचों रिवाइज हो जाए उसके बाद पूछ लेना। ठीक है, सेकंड बताना। सेकंड आपको मैंने बताया था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड। इसमें क्या बताया था? इसमें बताया था कि डिस्काउंटिंग रेट जो है वो हम केओ से ज्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि केओ से डिस्काउंटिंग करना तो नॉर्मल कैपिटल बस्टिंग है। हम चाहते हैं कि कहीं कोई फ्लक्चुएशंस आ जाए तो डिस्काउंटिंग क्यों ना हाइयर रेट से करें। हाइयर रेट से डिस्काउंटिंग करने से क्या होता है? एनपीवी जो है वो नॉर्मल से कम आएगी, और इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच। ठीक है जी। और अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जिस प्रोजेक्ट की रिस्क ज्यादा है उसकी डिस्काउंटिंग रेट भी ज्यादा ले लेना, जिस प्रोजेक्ट की रिस्क कम है उसकी डिस्काउंटिंग रेट भी कम ले लेना। नंबर 3 सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट अप्रोच। इसमें हम बोल रहे थे जो हमारे कैश इनफ्लो होते हैं इनको एडजस्ट कर लो। एडजस्ट क्या कर लो? जो कैश इनफ्लो होते हैं उसको थोड़ा सा कम करो। कम कैसे होंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट से। ठीक है, एक चीज और देखी थी इसमें, अगर आपका प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है तो आपका सीई कोफिशिएंट जो है वो छोटा होगा, और अगर आपका प्रोजेक्ट कम रिस्की है तो आपका सी कोफिशिएंट है जो वो बड़ा होगा। और सी कोफिशिएंट हमेशा क्या होंगे? पॉइंट्स में चलेंगे, 0.1 से लेके 0.9 तक मिलेंगे आप। ठीक है, चलो फोर्थ बताओ। फोर्थ हमने कौन सा देखा था? सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस, इसमें क्या होता है? इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग एनपीवी जो आ रही है आपकी, अगर इसको 0 कर दिया जाए, मतलब प्रोजेक्ट 0 पे क्या होता है? प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है एक तरीके से, या एक्सेप्ट भी कर सकते हो, बट ये हो गया आपका ब्रेक इवन सिचुएशन। और एग्जिस्टिंग एनपीवी आ रही होगी आपकी पॉजिटिव। तो हम ये जानना चाहते हैं इस गैप को फिल करने के लिए जो चेंजेस लाने हैं हमें हर फैक्टर में, तो उस फैक्टर में कितना चेंज लाएं कि आपका एनपीवी 0 हो जाए। इसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, और इसको परसेंटेज में निकालना है हमेशा। एंड लास्ट थी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आप ऑलरेडी पोर्टफोलियो में पढ़ चुके हो अच्छे से। ठीक है जी, ओके। अब बताओ जो डाउट पूछना चाह रहे थे उसके बारे में। सर ये जो हमने एनपीवी वर्सेस पीआई वाला जो डायग्राम बनाया था, हाँ हाँ,
उसमें जैसे जो मल्टीपल प्रोजेक्ट में अपन ये जब इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट लेके चलते हैं, तो सर उसके अंदर हम इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंसीडर क्यों नहीं करते? करते हैं ना, कंसिडर सॉरी, क्यों नहीं करते? कैश इनफ्लोज को भी कंसीडर करना चाहिए ना इसमें। तो कैश इनफ्लो को कर रहे हैं ना कंसिडर। पीआई कैसे निकालोगे? बिना कैश इनफ्लो के कहां से पीआई आएगा? पीआई हम तो ये बोल रहे हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर सेम होता है ना, तो एनपीवी और पीआई से सेम डिसीजन आता है, कोई डिफरेंट नहीं है। करके देख लो आप एग्जांपल लगा के। अच्छा, क्योंकि ठीक है ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेम है। नीचे आप क्या करते हो, पीआई में बेस पीवीसीओ लेते हो आप। हम्म। तो सब में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिसीजन सेम ही आएगा। तो सर इनफ्लोज भी तो अलग हो सकते हैं अलग अलग तो प्रोजेक्ट इनफ्लो में। अलग होने से पीआई चेंज हो जाएगा ना भाई। हाँ। हम क्या बोलने चाह रहे हैं, देखो दो प्रोजेक्ट ले लो आप कोई भी, दोनों का पीवीसीओ अगर मैं सेम ले लेता हूँ 1 लाख, हम्म, ठीक है, और दोनों का पीवीसीआई मैं ले लेता हूँ 1,20,000 इसका और 1,30,000 इसका। हाँ हाँ। अब मुझे बताओ एनपीवी के हिसाब से कौन सा बेटर होगा? इसका एनपीवी 20,000 होगा, इसका 30,000 होगा, तो कौन सा बेटर हुआ? बी। पी। पीआई क्या आएगा? इसका 1.2 आएगा, इसका 1.3 आएगा, कौन सा बेटर होगा? बी। तो दोनों से सेम डिसीजन आया ना। क्यों हाँ। सेम आ रहा है? जब बेस सेम है तो ये तो ऑब्वियसली है कि अगर पीआई पीवीसीआई बड़ा आएगा तो ये आंसर बड़ा ही आने वाला है क्या समझ में? आ गया आ गया। और अगर इसको मैं चेंज कर दूं, देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं पीवीसीओ चेंज कर दूं, पीवीसीओ 1 लाख कर दूं यहाँ पे, और ये कर दूं 2 लाख, ठीक है, और पीवीसीआई कर दूं मैं यहाँ पे 1,20,000 और यहाँ पे कर दूं 2,30,000। अब बताओ एनपीवी के हिसाब से यहाँ एनपीवी 20,000 आ रही है, यहाँ एनपीवी 30,000 आ रही है, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है? बी। पी। अब पीआई निकालो, इसका पीआई 1.2 आ रहा है, इसका पीआई 1.15 आ रहा है, कौन सा बेटर है? ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बदल गया ना, और ये बदलने से, और जरूरी नहीं है बदलने से आंसर डिफरेंट ही आएंगे, पर चांसेस है कि डिफरेंट आएंगे। तो सर जब मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं तो इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लोज दोनों को देखते हैं ना? मतलब कहाँ देखते हैं, समझा नहीं मैं आपकी बात। इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया आपका पीवीसीओ, हाँ। और पीवीसीआई देखते हैं मतलब तो कंसिडर तो हो ही रहा है ना, देखो ठीक है ठीक है। बिना पीवीसीआई के तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। और सर जो अपन ने ये सीई कोफिशिएंट निकाला था, इसको निकालने का भी कोई मेथड होता है क्या? नहीं, ये सब सब्जेक्टिव है। आपको क्या लगता है कौन सा प्रोजेक्ट कितना रिस्की है, उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट करो। अच्छा, मतलब खुद की डिसीजन मेकिंग पे है। बिल्कुल, खुद को जो लगता है ना, जैसे अब मैं आपको बोलूँ आपके 90% आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे सर 50% प्रोबेबिलिटी है। तो ये कोई कैलकुलेट करने का मेथड नहीं होगा ना, ये आपका सब्जेक्टिव डिसीजन है। आपके हिसाब से 50% है, हो सकता है किसी और के हिसाब से हो कि 90% है, कोई बोले चांस ही नहीं है। तो ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है। और सर जो अपन आरईडीआर मेथड लगाते हैं, हम्म। उसके अंदर हम सब प्रोजेक्ट का आरईडीआर करके देखते हैं ना, मतलब जो डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है हम्म। उससे और ज्यादा लेके देखते हैं ना सबके अंदर, कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ये आरएडीआर जो मेथड है वो आपको क्या बोलना चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है कि अगर आप केओ से किसी प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग करते हो और एनपीवी पॉजिटिव आती है, हम्म। समझना इसको, तो आप क्या करोगे? एक ही प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेप्ट कर लोगे ना। हाँ। चलो, एनपीवी पॉजिटिव आई, मान लेते हैं एनपीवी आई पॉजिटिव 10,000 रुपए। हम्म। अब आपने तो पॉजिटिव आई तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। कल को मान लो कोई आपके प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग चेंज हो जाए तो, क्योंकि हाँ, प्रोजेक्ट तो रिस्की है। मतलब कंजर्वेटिव साइड पे हम हाँ, तो आप एडिशनल क्या रेट। करते हो, इस केओ को बढ़ा के कोई रेट ले लो, तो कोई डिस्काउंटिंग रेट ले लो जो कि केओ से ज्यादा हो। हम्म। अब बताओ, इसकी एनपीवी अगर 10,000 आई है तो इसकी तो 10 से कम ही आएगी ना। हाँ, 10 से कम आएगी। तो इसकी 10 से कम आती है, मान लेते हैं इससे 2,000 आती है, तो हम्म। आप बोलते हो चलो एक्सेप्ट कर ही लो ना, क्या दिक्कत है? अगर नेगेटिव साइड भी रहा, हमारे साथ कुछ गलत भी हुआ फ्यूचर में, तो भी तो एनपीवी पॉजिटिव ही है। ठीक है। तो ठीक सर है, ये है रिस्क एडजस्टेड का मेथड। हमने जो क्वेश्चन 6 किया था उसमें सिर्फ हमने इसका ही प्रोजेक्ट वाई का ही एक्स का ही आरईडीआर क्यों कंसीडर करा?
इलस्ट्रेशन 6 में प्रोजेक्ट एक्स का ही क्यों किया, दोनों का किया ना, कैसे किया एक्स का बताना। नहीं, सेकंड वाले ऑप्शन में। तो ये थोड़ी बोल रहा है वो, अरे वो ये बोलना चाह रहा है कि दो प्रोजेक्ट है, कौन से को ज्यादा रेट से डिस्काउंटिंग करोगे। मान लो इसको डिस्काउंटिंग, ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट कौन सा है इसमें, एक्स। मैं बोल रहा हूँ इसको 20% से डिस्काउंटिंग करना चाहिए, तो इसको 20 से कम से करना चाहिए, क्योंकि वाई तो थोड़ा कम रिस्की है ना। अच्छा, तो ठीक है, जिसमें ठीक है। रिस्क कम होगा। अब आपको पता है कोई प्रोजेक्ट, जैसे आप बैंक में एफडी खुलवाते हो, उसमें क्या रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है कोई ना। रिस्क अब नहीं आप बोलते हो उस इंटरेस्ट को भी मैं रिस्क एडजस्टेड मेथड से ट्रीट करूं, जरूरत ही नहीं है। ना उसको तो। हाँ, वही चीज वो बोलना चाह रहा है, कितना रिस्की प्रोजेक्ट है उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि डिस्काउंटिंग रेट कितनी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और एक लास्ट आउट सर, ये होता है जो सेंसिटिविटी अपन निकालते हैं सब फैक्टर को कंसीडर करके, इसमें डिसीजन कौन से फैक्टर के बेसिस पे लेते हैं अपन? डिसीजन किसी फैक्टर के बेसिस पे नहीं लेते, सब फैक्टर हम निकालते हैं और हम हमारा वो बनाते हैं, जैसे फ्यूचर के लिए हम बना के रखते हैं ना, हाँ। पहले से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे आपने पढ़ी है, हम्म। तो हमने ये स्टैंडर्ड्स बना लिए कि इतने से कम किसी हालत में नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं हमारा आया कि पीवी एनुअल कैश इनफ्लो, इसकी सेंसिटिविटी 20% आ रही है, ठीक है। अब हमने सोचा है कि एनुअल कैश इनफ्लो है हर साल का 10 लाख रुपए। अब आप ये सोचोगे बिजनेस करते वक्त किसी भी तरीके से ये 20% से डाउन नहीं हो जाना चाहिए, अगर हो गया तो हमारा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो सेंसिटिविटी, दूसरा आप सेंसिटिविटी निकालते हो 20%, वो आपका सब्जेक्टिव कॉल है कि आपको कितनी सेंसिटिविटी पे काम करना है। मान लेते हैं किसी फैक्टर की सेंसिटिविटी 2% ही आती है, तो अगर आप सोचते हो कि 2% पे मैं तो काम नहीं करूंगा, तो आप बोलोगे रिजेक्ट कर दें। ठीक है। ठीक है, तो ये भी सब्जेक्टिव है, इसका कोई मेथड नहीं है कि कितने पे एक्सेप्ट करें कितने पे रिजेक्ट करें। ठीक है, मतलब ये सारे जो कंक्लूजन्स है बस एनपीवी जीरो करने के बेस पे है। बिल्कुल, वो ये बताना चाह रहे हैं ना कि कहीं डिसीजन गलत तो नहीं हो गया हमारा, तो सेंसिटिविटी पता कर लो। ठीक है। तो ठीक सर है, सेंसिटिविटी बेसिकली फ्लक्चुएशन को बोल सकते हैं क्या? सेंसिटिविटी फ्लक्चुएशन को नहीं बोल सकते। फ्लक्चुएशन किस चीज का हम बोल रहे हैं, डिसीजन राइट एक्सेप्ट करने से। डिसीजन अगर गलत हो गया हमारा, तो गलत कब होगा, जब प्रोजेक्ट रिजेक्ट। तो ये जो डिफरेंस है ना, इस हाँ, डिफरेंस को सेंसिटिविटी बोल रहे हैं, कि एक्सेप्ट से रिजेक्ट तक पहुंचने का जो डिफरेंस है। ठीक है। और सर अगर फ्यूचर एस्टिमेट ही गलत करा तो सेंसिटिविटी भी गलत एस्टिमेट होगी। हाँ आएगी ना, वही तो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अगर मैंने सोचा है कि अगले साल की सेल 10 लाख है, तो कितना सेंसिटिव है ये डेटा। अगर मैं बोलता हूँ कि ये डेटा 2% चेंज हो जाती है, हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, तो काम करने का फायदा ही नहीं है। 2% का फ्लक्चुएशन तो बहुत मिनिमम है, मतलब आ ही सकता है। तो आप अपने डेटा को ही तो चेक करना चाह रहे हो कि हमारा डेटा कितना सेंसिटिव है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। और हर्ष पूछ रहा है आपको सेंसिटिविटी में एनपीवी नेगेटिव हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखो एनपीवी अगर नेगेटिव है तो सेंसिटिविटी निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिजेक्ट है। हम तो ये बात करें ना, एक्सेप्ट से रिजेक्ट जाने में जो जो डिफरेंस है उसकी सेंसिटिविटी निकालते हैं। प्रोजेक्ट अगर ऑलरेडी रिजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को करने की जरूरत नहीं है, उसको करेंगे ही नहीं, तो सेंसिटिविटी निकाल लेंगे नहीं। ठीक है ना, सेंसिटिविटी अपने आप में नेगेटिव टर्म है। हो गए सबके, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नेक्स्ट मेथड पे चलें फिर हम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये क्वेश्चन है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का। चलो जी देखो, Skylark Airways is planning to acquire a light commercial aircraft for flying class clients at an investment of 50 lakhs. इसको एक एयरक्राफ्ट खरीदना है 50 लाख रुपए का,
एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मतलब कैश इनफ्लो की बात कर रहे हैं। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 साल के कैश इनफ्लो दे रखे हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट ईयर के कैश इनफ्लो, सेकेंड ईयर के कैश इनफ्लो, थर्ड ईयर के कैश इनफ्लो। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इसमें सेकेंड ईयर के कैश इनफ्लो इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं क्या कि फर्स्ट ईयर के कैश इनफ्लो क्या होंगे? तो क्या ईयर 2 के कैश इनफ्लो डिपेंडेंट है क्या ईयर 1 पे? नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट डेटा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि डिसीजन ट्री बनाना है, नहीं बनाएंगे। डिसीजन ट्री कब बनाते हैं? जब फर्स्ट ईयर के डेटा पे बेस्ड हो सेकंड ईयर का डेटा, फिर इस पे बेस्ड हो थर्ड ईयर का डेटा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिसीजन ट्री की बात नहीं कर रहा है, ये है हमारा सिंपल क्वेश्चन। 3 साल के डेटा दे रखे हैं प्रोबेबिलिटी के साथ। चलो आगे। द कंपनी विशेस टू टेक इनटू कंसिडरेशन all possible risk factors relating to an airline operation. The company wants to know, चलो वो क्या जानना चाहते हैं? पहला, expected NPV of this venture assuming independent probability distribution। तो independent मान के करना है, आपको पता ही है, दिख ही रहा है। with 8% risk free rate of interest, 8% की आप डिस्काउंटिंग रेट ले लो और एक्सपेक्टेड एनपीवी बताओ। चलो एक तो ये पूछा है। दूसरा, पॉसिबल डेविएशन इन एक्सपेक्टेड वैल्यू। पॉसिबल डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है ना। ठीक है, चलो। और लास्ट पूछा है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, इसको भी देख लेंगे। कुल मिला के आपको 2 चीजें निकालनी है, एक तो एक्सपेक्टेड एनपीवी और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो बस दिक्कत एक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो आप तो एवरेज से आप निकालते हो, यहाँ पे 3 साल के 3 अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने पड़ेंगे। बोलो, तीनों साल का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग रहेगा ना। ओके, तो फर्स्ट आ जाओ एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपको? एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल टू 50 लाख। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, दे रखा है। अब बात आ रही है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का कैश इनफ्लो क्या लेंगे। तो सिंपल है, इसका एवरेज कर दो, ये फर्स्ट ईयर का होगा, ठीक है। तो देखो एक टेबल बना रहा हूं मैं, ईयर 1, 2, 3 कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो क्या होगा, इसका एवरेज करना है आपको। 14 लाख इंटू 0.1, 18 लाख इंटू 0.2, 25 लाख इंटू 0.4 और 40 लाख इंटू 0.3। करो, बताओ कितना आता है। $27 लाख। तो देखो 27 लाख तो आपके फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं एवरेज कैश इनफ्लो, ठीक है। और इसका आप बना, वर्किंग नोट बना देना नीचे आपने कैसे निकाला है। हालांकि सेकंड पार्ट करोगे उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेकंड का निकालो, सेकंड ईयर का एवरेज कैश इनफ्लो क्या आएगा? फर्स्ट ईयर का 27 लाख सही है क्या? सेकंड ईयर का कितना आ रहा है? 29,30,000, ठीक है। और थर्ड ईयर का 27,90,000। ये लो जी। पीवी फैक्टर क्या रेट से दे रखे हैं? 8%। $0.9259, 0.8573, 0.7938 मल्टीप्लाई कर दो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा आपका।
27 लाख इंटू 0.9259, 24,99,930 रुपए। 29,30,000 इंटू 0.8573, 25,11,889 और 27,90,000 इंटू 0.7938, 22,14,702। टोटल पीवीसी निकालो। $72,26,521 माइनस कर दो इसमें से पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो 50 लाख। ठीक है, तो ये आ गया आपका एनपीवी। ये क्या निकाला है? 47,14,000 कहां से आ रहा है? ₹22,26,521 रुपए का एनपीवी आएगा। बोलो, है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी तक? बहुत बहुत डिफिकल्ट लगा हमें तो, फिर भी हमने कर लिया। चलो जी, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन 3 बार निकालना पड़ेगा आपको हर ईयर के लिए, और फिर तीनों साल का हम कंबाइन कर देंगे, एवरेज कर देंगे। वो कैसे करना है बस वही सीखना है। हर साल का निकालना तो सबको आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ईयर 1, देखो ईयर 1 की कैश इनफ्लो दे रखे हैं हमें, कितने कितने हैं? 14 लाख, 18 लाख, 25 लाख, 40 लाख। अब देखो इसमें एक चीज, एक बार आपका कैलसी उठाओ, कुछ यहाँ पे लिखना मत, एक बार डेटा कैलसी उठाओ फटाफट। एवरेज कितना आ रहा है फर्स्ट ईयर का? 27 लाख। कैश इनफ्लो में लिखूंगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, आप मत लिखो एक बार कुछ भी। फिर मैं यहाँ लिखूंगा क्या, x माइनस एक्स बार लिखूंगा। ये x माइनस एक्स बार फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट कॉलम का कितना आएगा इतना बता दो। लिखना मत, केवल बताना है। हाउ मच? माइनस का 13 लाख आएगा। कैलसी में इसका स्क्वायर करो, क्योंकि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है ना आपको। होता है या नहीं होता? पूरी वैल्यू का करना है ना बेटा, ऐसे कैसे कर रहा है? पूरी वैल्यू का 13 का कर दिया आपने तो। पूरी वैल्यू का नहीं होता ना, इसीलिए एम्प्टी नहीं है, वो एरर है। ई का मतलब एरर। तो इसीलिए देखो यहाँ पे मैं फुल वैल्यू नहीं लिखूंगा। पर ये चीज अभी ध्यान रख लेना, इसमें एक मिस्टेक हो जाती है। अगर आपको फुल वैल्यू नहीं लिखनी है तो फर्स्ट स्टेप से ही फुल वैल्यू को गायब कर देना। ऐसा नहीं हो कि कहीं आगे लास्ट में जाके आप फुल वैल्यू गायब करो और रूट कर दो, वो गलत हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ सारी फिगर्स लैक्स में लिख लो आप। ठीक है, ये 14 लाख, सब डेटा लैक्स में लिख देंगे इन लैक्स। 14, 18, 25 और 40। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.2, 0.4, 0.3। एवरेज आपने निकाल ही रखा है 27 लैक्स। और सॉरी, यहाँ वापस निकालो, हमने ऊपर निकाला नहीं था ना, या तो ऊपर वर्किंग नोट बनाना है या फिर यहाँ निकालना है। मल्टीप्लाई करो तो एवरेज कैश इनफ्लो, ये 1.4 लाख, दिस इज 3.6, दिस इज 10 lakhs एंड दिस इज 12 lakhs। तो टोटल 27 lakhs। ठीक है, अब यहाँ पे निकालो x माइनस एक्स बार।
ये एक्स बार आ गया। चलो इसमें आएगा -13, फिर -9, फिर -2 और फिर 13। सही है, करेक्ट है ना? चलो अब करो इसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। 13 का स्क्वायर इंटू 0.1, 16.9। 9 का स्क्वायर इंटू 0.2, 16.2। 2 का स्क्वायर इंटू 0.4, 1.6। 13 का स्क्वायर इंटू 0.3, 50.7 टोटल। $85.4 क्या है ये? दिस इज HD ऑफ ईयर 1 का स्क्वायर। तो HD ऑफ ईयर 1 क्या हो जाएगा? 85.4 का रूट, ये हो जाएगा 9.24। अब इसको आप पूरी वैल्यू में लिख सकते हो, और 9,24,000। ठीक है, तो अगर आपको लैक्स का डेटा लिखना है तो स्टार्टिंग से लिखना, मतलब स्क्वायर करने से पहले जो वैल्यू आ रही है ना, ये जिस करेंसी में है, जिस कोटेशन में, उसी कोटेशन में आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर ये वैल्यू आपने पूरी लिख रखी है तो यहाँ पे भी आप सब कुछ पूरा लिखोगे और रूट भी पूरे का करोगे। ठीक है, तो स्क्वायर से पहले और जो भी आपने यूनिट ले रखी है, सेम यूनिट आपका आंसर आएगा, बीच में यूनिट चेंज मत करना। तो आंसर आया 9.24 लैक्स, मतलब 9,24,000 रुपए। तो फर्स्ट का आ गया 9,24,000। सेकंड पे आ जाओ, अब ईयर 2 का निकालो। ईयर 2 कैश इनफ्लो, प्रोबेबिलिटी, एवरेज कैश इनफ्लो, एक्स माइनस एक्स बार का, एक्स माइनस एक्स बार और एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। 15, 20, 32, 45। 15, 20, 32, 45। प्रोबेबिलिटी 1, 3, 4, 2। 1, 3, 4, 2। एवरेज करो 1.5, 6, 12.8 और 9। टोटल 29.3। दिस इज एक्स बार। करो एक्स माइनस एक्स बार। माइनस का 14.3, माइनस का 9.3, फिर प्लस का 2.7 और फिर प्लस का 15.7। चलो इसका स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी करो। 14.3 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 0.1, तो ये आएगा 20.449। देन 9.3 का स्क्वायर इंटू 0.3, तो ये आएगा 25.947। फिर 2.7 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, ये आएगा 2.916। एंड लास्ट इज 15.7 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, ये आएगा 49.298। तो टोटल आएगा आपका HD ऑफ ईयर 2 का स्क्वायर 98.61। इसका रूट कर दो तो HD ऑफ ईयर 2 आ जाएगा 9.93। 9.93 और 9,93,000। ठीक है जी, ईयर 3। चलो ईयर 3 का आप करके बताएंगे मुझे। ईयर 3 का HD ऑफ ईयर 3 बताओ कितना आ रहा है?
ये लो जी डेटा, और पूरी कॉपी में करना, ऐसे नहीं है कैलसी में करके बताओ, कॉपी में करो अच्छे से। 9 ईयर 3 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। $8.619। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 8.619, तो इसको हम बोल सकते हैं 8,61,900। ठीक है, तीनों साल के स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गए। पूछा क्या था देखो एक बार, पॉसिबल डेविएशन इन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो आपको इंडिविजुअल 3 ईयर का नहीं पूछा, एक सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। वो क्या होगा, देखो तीनों साल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाल दिया, इनका प्रेजेंट वैल्यू कर दो और कुछ नहीं करना, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा कैश इनफ्लो का। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश इनफ्लो विल बी, कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट जो भी है, क्या करें, तीनों साल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाल लिया। अब आपको पता है हर जो डेटा हर साल पे खड़ा होता है उसको प्रेजेंट पे लाने के लिए क्या करता है, ऐसे कर सकते हैं क्या, देखना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईयर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थर्ड ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 3। ये सही है क्या लिखना, मतलब आप लोग एक बार पहले मुझे बताओ ये करेक्ट लग रहा है क्या आपको। ऐसे ही करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो या 1 प्लस आई से डिवाइड कर दो, दोनों एक ही बात होती है ना। किसी को इसमें दिक्कत लग रही हो तो वो पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। बट एक अप्रोच है, हिलर अप्रोच बोलते हैं उसको। तो हिलर अप्रोच क्या बोलता है कि क्योंकि फ्यूचर के स्टैंडर्ड डेविएशन को एवरेज कर रहे हो, तो यहाँ पे उनके हिसाब से एक मेथड चेंज कर दो, हर वैल्यू का स्क्वायर करके रूट कर देना। मतलब करना प्रेजेंट वैल्यू ही है, पर उसका तरीका क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू जो कर रहे हो हर फैक्टर का स्क्वायर करो और लास्ट में पूरे को रूट करो। ये लो जी, तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला टुकड़ों में समझोगे तो याद हो जाएगा। पहले आप सिंपल याद करो कि प्रेजेंट वैल्यू करनी है, फिर हर साल का स्क्वायर करके रूट करना है। चलो अब यहां लिखो आप वैल्यू। फर्स्ट ईयर का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था, 9,24,000। अब आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी बट स्क्वायर करना पड़ेगा ना, रहना दो। 9.24 लिखो, 9.24 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई 08 की पावर 1, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस सेकेंड ईयर का कितना आया था
9.93 9.93 डिवाइडेड बाई 1.08 की पावर 2, इसका करो स्क्वायर, प्लस लास्ट ईयर का है 8.619 8.619 डिवाइडेड बाई 1.08 की पावर 3, इसका करो स्क्वायर, और पूरे का कर दो क्या, रूट। लो जी, करो सॉल्व। 9.24 डिवाइडेड बाई 1.08 इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 73.1975 प्लस 9.93 डिवाइड बाई 1.08 1 2 इंटू स्क्वायर, प्लस इसका आएगा 72.4775, थर्ड 8.619 डिवाइड बाई 1.08 1 2 3 स्क्वायर, इसका आएगा 46.8135, पूरे का रूट कर दो, कितनी वैल्यू आ रही है, करो कितना था, 73.1975 प्लस 72.4775 प्लस 46.8135, 192.4885, और इसका रूट करेंगे तो आएगा 13.87, और इसको लिख सकते हैं हम 13,87,000। क्लियर है सबको? यहाँ पे नाम लिखना हो तो लिख लो, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। दिस इज फ्रॉम हिलर अप्रोच। सबने नोट कर लिया हो तो आगे चलें। चलो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और देख लो। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो देखो आंसर जो दे रखा है वो पढ़ लो, वैसे आप लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि फ्यूचर का डेटा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, फोरकास्टिंग पे बेस्ड है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत अच्छा मेजर है, ठीक है, जिससे आप फ्यूचर के फ्लक्चुएशंस का डेविएशन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट आंसर ये आ रहा था ना हमारा, एक बार आंसर भी चेक कर लो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 13.87, ठीक है, ओके एकदम। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इट मेजर्स द डेविएशन फ्रॉम अ सेंट्रल नंबर। तो आप लिख सकते हो डेविएशन फ्रॉम मीन। सेंट्रल नंबर क्या होता है? मीन होता है, ठीक है। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, especially where we take up two or more projects giving somewhat similar mean cash flow, by calculating standard deviation in each case, we can measure in each case the extent of variation. It can then be used to identify which of the project is least riskier in terms of variability of cash flow. तो ये क्या बताना चाह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या होता है, दो प्रोजेक्ट मान लेते हैं, आप डिसाइड कर रहे हो दो प्रोजेक्ट के बीच में, मान लेते हैं दोनों का एनपीवी सेम आ रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर लो, बट दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट आ रहा है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या यूज आ रहा है, वो आपको ये बता देगा दोनों प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है और कौन सा प्रोजेक्ट कम रिस्की, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्रोजेक्ट विच हैज लोअर सीवी will be preferred if size are heterogeneous.
ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर अलग अलग हो तो। बिसाइड दिस इफ वी अज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसमें, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और काम है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने स्टेट्स में पढ़े होंगे ना डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको बोलते हैं जेड, जेड टेबल से जो कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। फिर एक चाई स्क्वायर भी होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, अलग अलग होते हैं। तो अगर बोल रहे हैं डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, तो आप इससे ये भी पता लगा सकते हो कि एनपीवी के किसी स्पेसिफिक अमाउंट, अगर मैं बोलूं एनपीवी 10,000 से कम होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो भी कैलकुलेट होती है यहाँ से, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। तो लिखा हुआ है वी आर एबल टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जनरेटिंग एनपीवी लेस देन और मोर देन स्पेसिफाइड अमाउंट। कोई भी अमाउंट पकड़ लो, आप बोलोगे मुझे बताओ कि 50,000 से ज्यादा एनपीवी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो बता देगा। कौन बता देगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो जेड टेबल होती है वो बता देगी, ठीक है, और वो भी पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। तो किस किस को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जेड टेबल रीड करना आता है, वैसे तो आया था ना ये बीच में कहीं हमारे डेरिवेटिव चैप्टर में भी आया था ये एक जगह। चलो यहाँ पे एक बार दोबारा देखेंगे, जेड टेबल से देखना पड़ेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए एक बार। स्टेट्स के स्टूडेंट आप हो या मैं हूं, स्टेटिस्टिक्स नहीं पढ़ रखी क्या तुम लोगों ने? ये जेड टेबल कहीं नहीं आ रखी क्या आपके प्रेजेंट सिलेबस के अंदर? पहले तो ये बताओ, प्रेजेंट सिलेबस में कहीं भी आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? एक बोल रहा है नहीं है, एक बोल रहा है। बीएसएम मींस तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड टेबल तो एक ही बात होती है। जब ब्लैक इसको वो तो मैं नहीं पढ़ाया था, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल सिलेबस में, सीएमए फाइनल के ओवरऑल सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है। चलो कोई नहीं, फाउंडेशन में था, आपने वहां पे अच्छे से नहीं पढ़ा था इसलिए आपको याद नहीं आ रहा। अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा दोबारा, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है वो बता देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है कि इस तरह के एक कर्व होता है, जैसे आपकी बात करें, अगर सीए में एग्जाम की बात करें, है ना, तो हर स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग होते हैं ना। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे, मान लो कईयों के 80% आ रहे होंगे, कईयों के 70% आ रहे होंगे, ठीक है, कईयों के 50% आ रहे होंगे, कईयों के 30% ही आ रहे होंगे। इस पूरे डेटा का अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, तो वो नॉर्मल होता है क्या, उसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये बोलता है कि अगर मैं इस पूरे डेटा का एवरेज निकालूं, तो मान लेते हैं एवरेज आता है 55%, ठीक है, मान लेते हैं जो भी आएगा प्रोबेबिलिटी से आएगा। अब हम बोलना चाह रहे हैं कि ज्यादातर पॉपुलेशन एवरेज पे लाई करती है, हाँ, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ पॉपुलेशन है जो एक्सट्रीम्स में लाई करती है, मतलब कुछ बच्चों के एक्सट्रीम मार्क्स आ रहे होंगे 90%, कुछ बच्चों के 5-10% ही आ रहे होंगे, बाकी लगभग बच्चों के, जैसे जैसे आप एवरेज की तरफ बढ़ते जाओगे बच्चों की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ पाए जाएंगे, एवरेज मार्क्स पे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आया कुछ समझ में? तो अगर मैं आपको बोलूं आप 100 बच्चों की बात करो, रेंडमली अगर 100 स्टूडेंट्स का डेटा उठाओगे, तो उनमें से ज्यादातर बच्चों के कितने परसेंटेज आए हुए मिलेंगे आपको? 50 से 60% आए हुए मिलेंगे, है ना। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
जो बोलता है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एवरेज पे लाई करती है, और कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन लाई करती है एक्सट्रीम्स में। जैसे जैसे आप परसेंटेज नीचे जाते जाओगे स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है। आया कुछ समझ में? इसी को बोलते हैं नॉर्मल। तो वो बोलना चाह रहा है अगर आपका जो डेटा है फ्यूचर के कैश इनफ्लो का डेटा, अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनपीवी के कितने होने के कितने परसेंट चांस है। वो अभी हमें क्वेश्चन आएगा उससे करके देखेंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पता लग जाएगा। चलो फिलहाल आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ही है, ये तो कोई नया मेथड नहीं है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 का ए, साइबर कंपनी इज कंसीडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट इज 5 लाख, दोनों का इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, ईच इज एक्सपेक्टेड टू हैव 5 साल की लाइफ है। अंडर 3 पॉसिबल सिचुएशन देयर एनुअल कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटी आर एज अंडर। प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कैश फ्लो दे रखा है। बताओ ये कैश फ्लो कौन से ईयर का है? प्रोजेक्ट 1 का जो कैश फ्लो दे रखा है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, ये कौन से साल का कैश इनफ्लो है? विच ईयर? ईयर 1 का है, तो बताओ मुझे ईयर 2 का कैश इनफ्लो कितना है इसका? आपने कहा कि ये ईयर 1 का है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, तो ईयर 2 का कैश इनफ्लो कितना है? बोलो बोलो। सॉरी 5 ईयर का है, सॉरी 5 ईयर का तो नहीं है, ये 5 ईयर का जरूर है, ये हर साल का है, ईच ईयर, ठीक है। तो आपको जो एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है वो सेम दे रखा है हर साल का, तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट ईयर का डेटा है, तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने पूछा है क्वेश्चन आपसे। तो किसी को ऐसा कंफ्यूजन हो वो हटा लेना, ये डेटा है एनुअल कैश इनफ्लो, हर साल का सेम है, तो आपको बताइए क्यूमुलेटिव से चलेंगे हम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%, शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, एक्सप्लेन विद वर्किंग। इससे इजी क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप एग्जाम में, पर ये क्वेश्चन भी आता है तो 6 मार्क्स का आता है, सोचो अब आप। चलो निकाल ही देते हैं फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 5 का ए, दोनों प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना, पहले तो इसका एवरेज निकाल लो। प्रोजेक्ट ए, एनुअल कैश इनफ्लो कितना कितना दे रखा है? 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। 6 लाख, Here's the top YouTube result. 4 लाख, 2 लाख, और इनकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है 343, 0.3, 0.4, 0.3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो 1,80,000, 1,60,000 और 60,000 टोटल। चार लाख, ये आपका एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लो हो गया, ठीक है। अगर 4 लाख एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लो है तो बताओ पीवी से बता सकते हो आप, 4 लाख इंटू 9% से क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 5 साल का, 9% है ना रेट, हाँ 9% से 5 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कौन बताएगा? $3.8897 होगा, गलत बताया है आपने। ₹15,55,880 माइनस कर दो इसमें से पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो 5 लाख रुपए, दिस विल बी ओवर एनपीवी।
10,55,880। ठीक है, सेम तरीके से निकालना है आपको प्रोजेक्ट बी का। कम ऑन, आपको करना है, सेम डेटा है। बताओ मुझे प्रोजेक्ट बी का एनपीवी कितना, तीन चीजें बताओ, केवल एनपीवी नहीं, पीवीसीआई भी बताओ। पीवीसीआई कितना आएगा, देन पीवीसीओ को पता ही है, -5 लाख करना है, और एनपीवी कितना है। चलो जी करो कैलकुलेट, सेम आएगा, सेम आ रहा है पक्का। ओके, तो फिर क्या बोलना चाह रहे हैं फिर। ओके, अगर सेम आ रहा है, चलो सेम आ रहा है, तो अब एक्सेप्ट रिजेक्ट का डिसीजन कैसे दोगे वो देखो। 15,55,880, तो ये आ गया आपका 10,55,800। तो एनपीवी के बेसिस पे क्या डिसीजन ले सकते हैं क्या हम, कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए? नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो जिससे कि रिस्क पता लग जाए। प्रोजेक्ट ए का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। कैश इनफ्लो दे रखा है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.3, 0.4, 0.3, एवरेज आपने निकाल ही रखा है। तो ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। चलो जी बताओ इसका टोटल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए का स्क्वायर और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का रूट। कितना आ रहा है, 2.4 तो आ रहा है, 2. टोटल वैल्यू नहीं, तो ये 1.4549, या हम बोल सकते हैं 1,54,000 या 55,000 लिखते हैं राउंड ऑफ, 1,55,000 आ रहा है क्या, सही है। चलो प्रोजेक्ट बी का भी निकालो, सेम प्रोजेक्ट बी का भी निकाल के बताना है आपको। एच डी ऑफ बी का स्क्वायर भी निकालो और एच डी ऑफ बी भी बताओ। 0.6 और 0.775, या फिर हम बोल सकते हैं 77,500।
करेक्ट है ना यहाँ तक? अब ले लो डिसीजन, कंक्लूजन। सिंस एनपीवी of both the projects is same, then we can consider standard deviation for decision making. अगर एनपीवी अलग अलग होता तो फिर हम निकालते कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग. नाउ standard deviation of project A is greater than standard deviation of project B. Therefore, project B is comparatively less risky. ठीक है, therefore project B should be accepted. तो एनपीवी तो दोनों की सेम है, रिस्क प्रोजेक्ट बी में कम है, इसलिए प्रोजेक्ट बी एक्सेप्ट करना चाहिए. सब नोट कर लो तो बता देना. सर हाँ जी, जब अपन x माइनस एक्स बार स्क्वायर में निकालते हैं तो एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर. हाँ, जैसे 2 लाख आ रहा है x माइनस एक्स बार, सॉरी जैसे y माइनस वाई बार 1 लाख आ रहा है. अब मैं y माइनस वाई बार का स्क्वायर करूंगा तो मैं उस कॉलम में 1 लाख का स्क्वायर लिखूंगा क्या? बिल्कुल. तो फिर b माइनस बी बार का मैं अगर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 0.3 आना चाहिए या 0.3 का स्क्वायर आएगा? 0.3 आएगा ना. स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं करना. जो वैल्यू है पहले स्क्वायर कर लो, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो. मतलब एक बार बोर्ड पे लिखना है, एक बार ऐसे b माइनस बी बार है. एक मिनट, ये हो गया नोट. बी माइनस बी बार, हाँ जैसे 1 लाख आया, ये 1 लाख है. मतलब 1 लिखा मैंने, नहीं 1, सिर्फ 1 लिखा. 1 लाख है ना, मतलब हाँ मतलब हम अमाउंट लैक्स में आप लेके चल यूनिट रहे हैं. लैक्स में ले रहे हो. हाँ ठीक है, ये लैक्स में ले रहे हो आप, तो यहाँ 1 लिख दिया. हाँ तो यहाँ हाँ आप लिखोगे बी माइनस बी बार का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी. हाँ, मतलब तो 1 एक बार का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी को भी मत करो चाहे. प्रोबेबिलिटी को भी नहीं लिखूं? हाँ वो नेक्स्ट कॉलम में लिख लेना. तो 1 आएगा. ये तो बी माइनस बी बार का स्क्वायर तो 1 होगा. ये लो. तो सर क्या हो गया, लेकिन तुम्हारी 1 लाख भावनाओं को इंटू किसने 1 ठेस लाख, पहुंचा दी है? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, जो 1 है ये तो लैख है ना. तो ये तो जो अगर 1 है ये लैख है. देखो ये मशीन है ना. यहाँ मशीन में इनपुट डाल रहे हो, मशीन का आउटपुट कहाँ निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाके. हाँ ये जो मशीन में डाल रहे हो ये लैक्स में डाल रहे हो, तो यहाँ जो आंसर आएगा ना उसको भी लैक्स से मल्टीप्लाई करना. अच्छा, मतलब यहाँ पे हम दिखाने को सिर्फ वही दिखाते हैं, बस लास्ट में मल्टीप्लाई करना है. हाँ, यहाँ 1 लिखोगे मतलब ये 1 लाख है. तो यहाँ अगर आंसर आ रहा होगा 0.2 तो ये 20,000. अच्छा और मतलब यहाँ अगर मेन. तुम पूरा 1 लाख लिखना चाहते हो ना, पूरा 1 लाख, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. पूरा 1 लाख लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा?
10 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, वो तो पॉसिबल है। वो भी यहाँ पे आंसर 20,000 ही आएगा, हाँ हाँ चेंज नहीं हाँ। आएगा। नहीं, मेन तो प्रेजेंटेशन का था कि उसको हाँ तो स्क्वायर में प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो जाएगी ना, केएलसी में की वैल्यू आती नहीं है इतनी। हाँ ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में मैंने बताया ना आपको, स्क्वायर से पहले जो यूनिट ले ली ना, आपका आंसर उसी यूनिट में निकल के आएगा, बीच में यूनिट चेंज मत करना। ठीक है सर। ऐसे मत कर देना तुम कि यहाँ तो लिख रहे हो 1 लाख, है ना, फिर यहाँ लिख रहे हो 1 लाख, फिर यहाँ 1 लाख का स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू लिख रहे हो आप, है ना, और लास्ट में जाके फिर रूट जब कर रहे हो तो लाख हटा के कर रहे हो, तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। सर थैंक यू। चलो नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन पे, 5 का बी, इलस्ट्रेशन 5B। चलो जी, दे रखा है डेटा प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई, दोनों का एनपीवी दे रखा है, दोनों का स्टैंडर्ड। ये लो, जो पिछला क्वेश्चन था सेम है, पिछले क्वेश्चन में ये दोनों चीज आपने निकाली है, इस क्वेश्चन में ये दोनों चीज आपको दे रखी है। तो कुल मिला के कंक्लूजन वाला पार्ट पूछेंगे आपसे, विच प्रोजेक्ट विल यू रिकमेंड बेस्ड ऑन दी अबाउ डेटा। एक तो पूछ रहे हैं कि इस डेटा के बेस पे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लेना। एक्सप्लेन वेदर योर ओपिनियन विल चेंज इफ यू यूज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में सीवी यूज नहीं करना है ना, क्योंकि मैं सॉल्यूशन देता तो मैं फर्स्ट में सीवी यूज करवा देता, पर उनके क्वेश्चंस को रीड करके आपको पता लगेगा फर्स्ट में सीवी यूज मत करो। अब मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। विच प्रोजेक्ट विल यू रिकमेंड बेस्ड ऑन द अबाउट डेटा। तो आप यहां लिखेंगे एनपीवी के बेसिस पे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। और जब आपको पता है दोनों से कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट आते हैं तो आपको सीवी पे जाना ही पड़ेगा। तो आप दोनों की मेजर से बता दो, इंडिविजुअल किसी भी मेजर से नहीं बता सकते। ठीक है, तो पार्ट 1 की अगर आप बात करो तो 2 मेजर बताने पड़ेंगे आपको बेस्ड ऑन एनपीवी। एनपीवी पे बेस्ड अगर आप बात करें तो एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एक्स is less than NPV of project Y. Therefore, project Y is better. चलो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, इसको ए लिख देते हैं। बी, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे पूछा जाए तो आप बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स is less than standard deviation of y, therefore project x is better being less risky, क्योंकि इसमें रिस्क कम है। ठीक है, अब लेकिन आप बोलोगे सीवी को मेजर बनाना है तो बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या होता है सीवी का फॉर्मूला, सीवी ऑफ प्रोजेक्ट एक्स कैसे निकालेंगे हम, एच डी अपॉन मीन, वेरी गुड, स्टैंडर्ड ऑफ एक्स अपॉन एनपीवी ऑफ एक्स, क्योंकि वो ये यहाँ पे एवरेज 75,000 डिवाइडेड बाई 1,06,000, 0.71, और ऐसे निकाल दो आप सीवी ऑफ वाई, एच डी ऑफ वाई अपॉन एनपीवी ऑफ वाई, क्योंकि वो एवरेज है। 1,35,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000, 0.56। क्या डिसीजन होता है, सिंस CV of X is greater than CV of Y, therefore project Y is less risky। जिसका CV कम होता है वो रिस्की कम होता है, therefore project Y should be is better। ठीक है जी, क्लियर है।
एंड लास्ट पूछ रहा है विच मेजर इज मोर अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन एंड व्हाई। कौन सा मेजर सबसे बेस्ट है यहाँ पे एंड व्हाई। तो देखो बेस्ट तो सीवी है, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट इनके सॉल्यूशन को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा शायद कुछ अलग है। देखो एक बार एनपीवी इन बोथ प्रोजेक्ट बीइंग द सेम, तो नहीं ये तो यहाँ पे। However, the NPV method in such conflicting situation is best because the NPV method is incompatibility of the objective of wealth maximization in terms of the time value। वो ठीक है, बट ये मेथड एनपीवी सबसे बेस्ट क्राइटेरियन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, जो कि मैंने आपको समझाया भी था कि अल्टीमेटली वेल्थ को इंक्रीज करना है। बट वो मेजर कब काम आता है, जब आप ये अज्यूम कर लो कि आपके फंड्स की कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, तो ठीक है। जब कैपिटल राशनिंग सिचुएशन हो ना, कैपिटल राशनिंग सिचुएशन मतलब स्केर्सिटी ऑफ फंड्स, ठीक है ना, लिमिटेड फंड्स हो, तो फिर बेस्ट मेजर कौन सा होगा। यहाँ पे सीवी के बेसिस पे डिसीजन लेना है, ओके। तो लिमिटेड फंड्स तो सीवी, अनलिमिटेड फंड्स तो एनपीवी। अब इन्होंने आंसर दिया तो है, बट वो एक अजम्पशन को मान के दिया है। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर चुके हैं ना हम ऑलरेडी, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसको करते हैं नेक्स्ट मेथड पे आओ पहले तो। चलो नेक्स्ट टेक्निक पे आ जाओ पहले, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये टेक्निक का नाम है सिमुलेशन। तो आज जो अभी तक टेक्निक पढ़ी है वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही चल रही थी। नेक्स्ट टेक्निक है आपके पास सिमुलेशन। किस किस ने सुना है इसके बारे में। मोंटी कार्लो सिमुलेशन बोलते हैं ना इसको। सब ने सुना है, किसने सुना है, अजय सर ने सुना है, ठीक है जी। आता भी होगा फिर आपको। सिमुलेशन में क्या करते हैं हम, कोई बताएगा क्या ब्रीफ में। ब्रीफ में बताओ क्या कंसेप्ट है, क्यों बनाया हुआ है, कहाँ यूज आ रहा है। रेंज के बेसिस पे डिसीजन, ना जी ना, रेंज के बेसिस पे डिसीजन, रेंज के बेसिस पे तो नहीं है डिसीजन, तो कुछ कुछ सही है कुछ गलत है, और बताओ थोड़ा अच्छे से करके। डिसीजन तो फोरकास्टिंग के बेसिस पे ही हो रहा है, रैंडम नंबर से कैलकुलेशन, सैंपल बेसिस। इस टेक्निक को, अच्छा ये बता दो मेरे को, तो इस टेक्निक को यूज करके आप क्या एस्टिमेट कर रहे हो, मतलब क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हो आप इस टेक्निक को यूज करके। ना, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क नहीं, वो तो अब हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, हाँ जी ये बात सही बोली आप, ये बात सही है। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, मतलब आप फोरकास्ट कर रहे हो। सिमुलेशन किस चीज की टेक्निक है, सिमुलेशन टेक्निक है फोरकास्ट करने की, फोरकास्टिंग की। तो अभी तक तो आप क्या पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, इस चैप्टर में आप ये पढ़ रहे थे रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों होते हैं सर, ठीक है।
अब आप देखना इसमें डिफरेंस क्या है। अभी तक इस चैप्टर में आप ये पढ़ रहे थे कि फ्यूचर का ये कैश इनफ्लो है, आपको दे रखा था, ठीक है, फ्यूचर के कैश इनफ्लो दे रखे थे आपको कि 1 लाख की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 2 लाख की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इस तरीके से। सिमुलेशन टेक्निक है उस चीज को बनाने की, वो कैसे पता लगा आपको कितना फ्यूचर का इनफ्लो, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितना इनफ्लो हो सकता है, वो चीज फाइनलाइज करने की जो टेक्निक है ना, उसी को बोलते हैं सिमुलेशन। मतलब इस सिमुलेशन टेक्निक से आप वो चीजें एस्टिमेट कर पाओगे, ठीक है। तो आप सिंपल सा कंसेप्ट है, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। पास्ट डेटा तो मस्ट है यहाँ पे, पास्ट डेटा को यूज करोगे, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा फोरकास्ट फ्यूचर डेटा। फ्यूचर के डेटा का फोरकास्ट लगाना है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। यही किया क्या? अब मुझे बता दो, मैंने जो बोला है वो सही है या गलत है? आपने यही किया है इस टेक्निक में या कुछ और किया? पास्ट डेटा को यूज करेंगे, पास्ट डेटा को यूज करके फिर जो आपने बोला कि पास्ट डेटा को यूज करेंगे, यहाँ पे रेंज बनाएंगे, रैंडम नंबर बनाएंगे, उनसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और इसको यूज करके फ्यूचर डेटा का फोरकास्ट कर देंगे। और अगर फ्यूचर डेटा फोरकास्ट करके आपको दिया हुआ कैश इनफ्लो दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो आगे की चीज तो आपको करनी आती है, ठीक है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो तो सबको करनी आती है, एनपीवी निकाल देंगे। अब आपको बस इस टेक्निक में करना है कि फ्यूचर डेटा एस्टिमेट कैसे करना है। चलो एक क्वेश्चन देखो। हाँ एक चीज और है, क्योंकि पास्ट स्टूडेंट से पता लगा है मेरे को, आपको भी वही पता है क्या? मुझे ये बताओ पहले तो कि जो रैंडम नंबर है वो कितने डिजिट के होते हैं? रैंडम नंबर 1 डिजिट का होता है, 2 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है, कितने का भी हो सकता है, ठीक है, कितने भी डिजिट का हो सकता है वो। चलो तो वो डिपेंड करेगा किस पे? वो डिपेंड करेगा आपको जो रैंडम नंबर दे रखे हैं ना इनके ऊपर। 2 डिजिट के दे रखे हैं ना, आप तो आप 2 डिजिट के बनाओगे, क्वेश्चन कितने का भी दे सकता है आपको। देखो, a production manager is planning to produce new product and he wishes to estimate the raw material requirement for that new product। वो क्या एस्टिमेट कर रहा है कि फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहा है, फ्यूचर में कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। On the basis of usage for a similar product introduced previously, he has developed a frequency distribution of demand। तो देखो पास्ट डेटा दे रखा है, सेम कोई प्रोडक्ट है उसका पास्ट डेटा दे रखा है, उसमें वो बोल रहा है डिमांड इन टन पर डे फॉर द 2 मंथ पीरियड, पिछले 2 महीने में कितनी डिमांड आई है वो उसने कैलकुलेट किया है डेली बेसिस पे। यूज दिस डेटा टू सिमुलेट द रॉ मटेरियल यूसेज रिक्वायरमेंट फॉर 7 डेज। अगले 7 दिन की रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करनी है आपको, तो आपका जो फोरकास्टिंग होगा वो होगा 7 बार, ठीक है। कंप्यूट ऑल्सो एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर उसका एवरेज निकाल दो एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट, फिर उस पर कमेंट दे दो। क्लियर? देखो डिमांड 10 टन की डिमांड 6 दिन, पिछले 2 महीने का डेटा है ना, एक बार इन दिन का टोटल करो, 60 आ रहा है क्या? 60 या 61 कुछ आना चाहिए, क्योंकि 2 महीने का डेटा है ना। 60 आ रहा है, तो ये 2 महीने का डेटा है। क्या बताना चाह रहा है? पिछले 2 महीने में 10 टन की रिक्वायरमेंट आई है 6 दिन, 11 टन की रिक्वायरमेंट आई है 18 दिन, 12 टन की रिक्वायरमेंट आई है 15 दिन, इस तरीके से, ठीक है। लो जी, करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है, आपको बनाना है यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर डिमांड, ठीक है, फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। अब आप इससे प्रोबेबिलिटी बनाओगे। चलो डेटा उठाओ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फ्रीक्वेंसी 6, 18, 15, 12, 6, 3, प्रोबेबिलिटी करो।
कितनी बार, टोटल 60 है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी है डिमांड 10 डिमांड आने की? पॉइंट 1 हो या ना, ये कहां से निकाला है? 0.099, 0.10 प्रोबेबिलिटी है आपके एक डिमांड की। फिर करो 18 डिवाइड बाय 60, 0.30, फिर 0.25, फिर 0.20, फिर 0.10, फिर 0.05, टोटल 1 आ रहा है कि चेक कर लो। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी से रैंडम नंबर बनाने हैं, वो डायरेक्ट भी बनाए जा सकते हैं या फिर क्यूमुलेटिव का कॉलम बना के भी बना सकते हैं, आपको जैसे इजी लग सकता है वैसे कर लो। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.10, 0.40, 0.65, 0.85, 0.95 एंड 1। देन रैंडम नंबर, ये ध्यान रखना है बस, इस कॉलम को कितने डिजिट का बनाना है वो डिपेंड करेगा आपको यहाँ पे कितने डिजिट के रैंडम नंबर दे रखे हैं। अगर ये 2 डिजिट के हैं तो आप 2 डिजिट बना देना, ये 3 है तो ये 3 का बना देना। चलो क्या होगा? 0 से 9, 10 से 39, 40 से 64, 65 से 84, 85 से 94 एंड 95 से 100 या 99। ठीक है, अब देखते जाओ क्या क्या रैंडम नंबर दे रखे हैं। अब फोरकास्टिंग करनी है तो ये एक टेबल तो हो गई जिससे रैंडम नंबर बना दिया। नाउ यूजिंग above data we will forecast future demand, सॉरी डिमांड नहीं थी, क्या फोरकास्ट कर रहे थे? फ्यूचर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। रैंडम नंबर, देखो क्या क्या रैंडम नंबर दे रखे हैं। डे वाइज चलना है आपको, डे 7 दिन है ना, 1 2 3, अगले 7 दिन का डेटा फोरकास्ट करना है, 5 6 7। ठीक है, सातों के रैंडम नंबर लिख लो, 27, 13, 80, 10, 54, 60 और 49। ठीक है, रैंडम नंबर आ गए। अब आप यहाँ रिक्वायरमेंट निकाल दो। चलो आपके पास लिखा हुआ है कॉपी में, बताओ 27 अगर रैंडम नंबर है तो वहां कितने टन की रिक्वायरमेंट है? 11, फिर 13 पे अगेन 11, फिर 13, फिर 10 पे 11, 54 पे 12, 60 पे 12 और लास्ट 7 पे 49 नंबर पे, 49 नंबर पे भी 12, 11 11 13 11 12 12 12। करेक्ट है ना? एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पर टोटल रिक्वायरमेंट की बात करो तो टोटल लगा दो इसका, $82। ठीक है, 7 दिन की टोटल रिक्वायरमेंट, 7 दिन की टोटल रिक्वायरमेंट है 82 टन। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो, वो आंसर आपको निकालना है। ऑल्सो कंप्यूट ऑल्सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? बताओ क्या होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू? एवरेज ना,
एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब एवरेज। तो अब एवरेज निकालना है आपको, 7 दिन की रिक्वायरमेट 82 है, देयरफॉर एवरेज रिक्वायरमेंट पर डे 82 टन डिवाइडेड बाई 7, 11.71 टन पर डे। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज और, अगर मैं आपको बोलूं कि ये डेटा है, ये डिमांड है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो इससे भी तो एवरेज निकलता है। ठीक है, तो एवरेज दो तरीके से निकालोगे इस क्वेश्चन में, एक तो सिमुलेशन के बेसिस पे और दूसरा एवरेज यहां से भी तो निकालोगे आप। ठीक है, एक एवरेज वैल्यू और बताओ, एंड एवरेज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पे बताओ एवरेज कितना आता है। इसको करना है आपको, 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.10। 11 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3। मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे 10 इंटू 0.10, इसकी कितनी 0.30, 11 इंटू 0.30 0.25, 12 इंटू 0.25 13 इंटू 0.20 14 इंटू 0.10, प्लस करनी है सर, और 15 इंटू 0.05 कितना आता है इससे टोटल। दिस इज ऑल्सो योर एवरेज रिक्वायरमेंट पर डे, 12.05। देखो सिमुलेशन जो है वो तो केवल अगले 7 दिनों की एवरेज रिक्वायरमेंट दे रहा है आपको, जबकि ये आपको एवरेज रिक्वायरमेंट दे रहा है फॉरएवर, पिछले 60 दिनों के बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब आप यहाँ पे कमेंट के लिए बोला है, कमेंट पढ़ सकते हो। देखो मीन रिक्वायरमेंट एक तो यहाँ ये तो हो गया सिमुलेशन वाला, ये आपका हो गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से। This indicate that small sample size of only 7 days had resulted in some error. A much larger sample should be taken and several samples should be simulated before the simulation result are used for decision making. तो ये बात आपने सिमुलेशन में भी पढ़ी होगी कि सिमुलेशन जो करते हैं हम वो लार्ज सैंपल साइज से करना चाहिए। ठीक है, सैंपल साइज लार्ज होनी चाहिए, अदरवाइज इसका जो रिजल्ट है वो मिसलीडिंग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कमेंट में कि केवल 7 दिनों का सिमुलेशन किया है आपने, फोरकास्टिंग किया है, इसलिए उसके अंदर सम एरर है। एरर कैसे पता लग रही है, नॉर्मली आप एवरेज कर रहे हो तो 12 टन आ रहा है, सिमुलेशन से 11.7 टन आ रहा है। और फिर दूसरी बात, ये सारी फोरकास्टिंग टेक्निक है, तो आप किसी पे भी एक्यूरेसी तो बता ही नहीं सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये एक्यूरेट है, कोई टेक्निक एक्यूरेट नहीं है जो फ्यूचर का आपको कैलकुलेशन देती है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11। एक बार रैंडम नंबर वाला बता दो। रैंडम नंबर वाला क्या क्या चीज बतानी है, रैंडम नंबर कि मन से कुछ भी ले सकते हैं क्या। रैंडम नंबर क्या होते हैं, मन से नहीं लेते रैंडम नंबर कभी भी। रैंडम नंबर होते हैं जैसे आप क्या करोगे, एक बॉक्स ले लो, है ना, उसमें चिट बना के डाल दो, उसमें से निकालो। रैंडम नंबर मन से लोगे तो बाइस्ड हो जाएगा वो, है ना। आप तो मन में वही लोगे जो आपको लगता है कि हाँ ये लेना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए रैंडम नंबर हमेशा। तो चिट डाल दो बॉक्स में और उससे निकालते रहो, तो उससे निकालने पे मान लेते ये आया था आपका, ये क्वेश्चन है ना। तो आपने बार बार चिट निकाल ली, फर्स्ट बार निकाली तो 27 आया, फिर 13 आया, फिर 80 आया, फिर 10 आया, फिर इस तरीके से आया। ठीक है,
और आजकल कंप्यूटराइज टेक्निक भी होती है, तो कंप्यूटर से रैंडम नंबर निकलते हैं। आप एक्सेल में जाना, वहां पे भी रैंडम नंबर का सिस्टम होता है, बार बार एंटर दबाओगे तो रैंडम नंबर आता रहेगा। एक कमांड होती है उसमें, ये दबा देना RAND 2 ब्रैकेट और एंटर दबाते रहना, रैंडम नंबर आते रहे। ओके, चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम सिमुलेशन का क्वेश्चन है। ऐसा फोरकास्टिंग मजाक नहीं है, सैंपल साइज बड़ा लोगे ना तो इसके रिजल्ट जो होते हैं वो सेटिस्फैक्टरी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ना कुछ बनाया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट तो आया होगा इसका। ठीक है, एकदम फर्जी ऐसा नहीं बोल सकते हम, बस सैंपल साइज लार्ज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप फोरकास्टिंग कर लो, एक अगले दिन की फोरकास्टिंग करके चले गए आपको पिछले साल के। इसीलिए करते हैं ना, बहुत से बच्चे ये करते हैं, देखना आप, बहुत से बच्चे ये करते हैं, पिछले साल का, पिछले 5 अटेम्प्ट का देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और इसके बेसिस पे सिमुलेशन लगाते हैं अपना कि इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आएगा, इस अटेम्प्ट में कैपिटल बस्टिंग से आएगा, इस अटेम्प्ट में डेरिवेटिव से आएगा। लगाते हैं ना ऐसा टेक्निक, बस वही चीज है। अब वो कहाँ तक सही होती है कोई नहीं बोल सकता, एक्यूरेसी से कोई नहीं बोल सकता, बट कई बच्चों की होती है सही। तुम लोग ऐसे ही लेते हो डिसीजन, मुझे पता है, सब ऐसे ही लेते हैं, बट आई डोंट सपोर्ट दिस टेक्निक। तो आपको सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। An investment corporation wants to study the investment project based on 3 factors. तो आप बोल रहे हो आप इन्वेस्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसको कंसिडर करोगे 3 फैक्टर के ऊपर। मार्केट डिमांड इन यूनिट्स, एक तो आप ये फ्यूचर का डेटा चाहते हो, मार्केट डिमांड इन यूनिट्स, कितने की डिमांड है, कंट्रीब्यूशन कितना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। 3 चीजें आपको डिसाइड, 3 चीजें यूज करनी है, डिसाइड करना है। These factors are felt to be independent of each other. In analyzing a new consumer product for a washing powder factory, निरमा एक फैक्ट्री का बनाने की सोच रहे हो वॉशिंग पाउडर। कॉर्पोरेशन एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एनुअल डिमांड विथ प्रोबेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विथ प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट विथ प्रोबेबिलिटी। पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है? पिछले में प्रोबेबिलिटी हमने खुद ने कैलकुलेट की थी 5 डेटा को यूज करके, इसने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दे रखी है। ठीक है, यूज मोंटी कार्लो सिमुलेशन फॉर 10 रन्स, मतलब 10 बार, और निकालना क्या है, इसमें 3 बार भी है, 3 बार नहीं, 3 अलग अलग है ये, और तीनों मर्ज होंगे। फिर देखना अभी वो पूछ क्या रहा है आपको, देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है आपको, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी दे रखा है उसने, आपको दिमाग लगाने के लिए नहीं बोला। देखो क्या फॉर्मूला है, कैश इनफ्लो अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। मुझे बताओ इस ऊपर वाले डेटा को यूज करके कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट होगा? चलो 3 देता हूं मैं आपको। डिमांड 20,000 है, कंट्रीब्यूशन 3 रुपए है, इन्वेस्टमेंट 20 लाख है। चलो बताओ इसको यूज करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कौन बता सकता है? एक बार भूल जाओ, प्रोबेबिलिटी को मारो गोली। जो मैंने 3 बॉक्स बनाए, अगर डिमांड 20,000 यूनिट की होती है, कंट्रीब्यूशन 3 रुपए पर यूनिट का होता है, और रिक्वायरमेंट 20 लाख रुपए की होती है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्री 3% आएगा पक्का? अभी देख लेते हैं। 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपए का तो कैश इनफ्लो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तो आपका आंसर इज करेक्ट, 3% इज द आंसर। चलो अब ये करना है आपको, ये आरओआई कितनी बार निकालनी है मुझे ये बता दो, इस क्वेश्चन में आरओआई कितनी बार निकालनी है? हाउ मेनी टाइम्स आरओआई टू बी कैलकुलेटेड? 7 इज रॉन्ग,
और कोई? 10 टाइम्स बोला ना, 10 टाइम्स 10 रन है। 5 कहां से बता रहे हो? देखो किसी ने तो ये टोटल लगाया 7 बताया, किसी ने ये टोटल लगाया 5 बताया, तो एक बच्चा बच गया जो ये टोटल लगा के 3 बताने वाला था, उससे पहले मैंने 10 बता दिया। तो ये कुछ भी टोटल नहीं लगाने, आपको 10 बार साइमुलेशन करना है। अब 10 बार साइमुलेशन करना है तो 10 रैंडम नंबर भी दिए हुए होंगे देखो आपको। फॉर ईच रन रिकमेंड एन ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ आरओआई, यूज द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर। ये रैंडम नंबर है। इस रैंडम नंबर में देखना, 10-10 के 3 सेट है, ये 10, ये 10, ये 10। पहले 10 किसके लिए हैं? डिमांड के लिए। अगले 10 किसके लिए हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए। और अगले 10 किसके लिए हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए। लो जी, बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया तो कर सकते हैं ऐसा कुछ। थोड़ी सी टेबल जरूर इसमें ज्यादा बनेगी। चलो स्टार्ट करो। नंबर 1, पहले तो 3 टेबल बनानी पड़ेगी आपको। पहली टेबल बनाओ आप एनुअल डिमांड की। एनुअल डिमांड की टेबल बनानी है। यूनिट्स का कॉलम बनेगा, प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनेगा, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनेगा, रैंडम नंबर का कॉलम बनेगा। रैंडम नंबर कितने डिजिट्स के लेने हैं? 2 डिजिट के। ठीक है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। प्रोबेबिलिटी 5, 10, 20, 30, 20। 5, 10, 20, 30, 20, 10, 5। क्यूमुलेटिव 5, 15, 35, 65, 85, 95, 1। रैंडम नंबर 0 से 4, 5 से 14, 15 से 34, 35 से 64, 65 से 84, 85 से 94 एंड 95 से 99। ठीक है जी। देखो जैसे ये टेबल है वैसे 2 टेबल और बनानी है। नंबर 2 टेबल बनानी है आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तीन, 5, 7, 9, 10। 10, 20, 40, 20, 10। ठीक है, टेबल नंबर 3, रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट की। $17,50,000, 20 लाख और 25 लाख। प्रोबेबिलिटी 25, 50, 25।
चलो बता दो मुझे, सबने बना ली क्या कॉपी में? सब बना के मैसेज कर दो, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये तो अभी रो डेटा है, इसके बेसिस पे बनाना है सिमुलेशन। ईमानदारी से बता देना, जो ऐसा है कि हम बाद में बना लेंगे या बुक में बना हुआ है तो खुद के साथ गद्दारी करेगा। चलो अब करते हैं फोरकास्टिंग। एक टेबल बनानी है आपको, ठीक है, एक ही टेबल में काम हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे डिमांड वाला कॉलम। डिमांड के लिए रैंडम नंबर दे रखा है और रैंडम नंबर के बेसिस पे आप निकाल दोगे क्या? डिमांड, एनुअल डिमांड। फिर सेकंड आप बनाओगे रैंडम नंबर, किसका दे रखा है? कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन के लिए रैंडम नंबर दे रखा है, इसका निकालेंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। थर्ड सेट बनाओगे आप किसके लिए? इन्वेस्टमेंट, इसका रैंडम नंबर दे रखा होगा, इसका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और यहां यूज करके, तीनों को यूज करके बना दोगे ROI इन परसेंटेज। ये टेबल बनानी है। चलो देखो, डिमांड, पहले डिमांड के 10 कॉलम फिल कर लो। 28, 57, 60, 28, 57, 60, 17, 64, 20, 17, 64, 20, 27, 58, 61, 30। चलो अब मुझे बताओ, टेबल ऊपर बनी हुई है आपके पास कॉपी में, उसके बेसिस पे 28 पे क्या रैंडम नंबर आएगा? 28 रैंडम नंबर पे कितनी डिमांड आनी चाहिए? 30। देन 57 पे 35, 60 पे भी 35 ही था ना। नेक्स्ट 17 पे 30, 64 पे भी 35 ही है, 20 पे भी 30 है, 27 पे भी 30 है, फिर 58 और 61, ये क्या है? ये सेम ही चल रहे हैं क्या सारे? 30 पे 30 सही है। ये डिमांड है। देन रैंडम नंबर अब ले लो आप इसके कंट्रीब्यूशन। 19, 7, 90, 19, 7, 90, 2, 57, 28, 2, 57, 28, 29, 83, 29, 83, 58, 41। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ। 5 7 पे, 3 90 पे, 10 2 पे भी 3 होगा, 57 पे, 7 28 पे, 5 29 पे भी 5 ही होगा, 83 पे 10, 58 पे 7 और 41 पे 7। ठीक है। नेक्स्ट रैंडम नंबर, 18, 67, 16, 71, 18, 67, 16, 71, फिर 43, 68, 43, 68, 83 पे 9 है,
83 पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 10 कैसे बताया फिर? 83, एक मिनट वेट करो, कंट्रीब्यूशन में 83, हाँ जी 83 पे 9 ही आएगा। और भी चेक कर लो फिर, क्योंकि सारा गलत हो जाएगा फिर उसके बाद। 68, 47, 24, 19 और 97, ये सारा क्लेरिकल काम है। देखो कंसेप्ट पता है, अब ये करने में मेहनत लगती है। इन्वेस्टमेंट बताओ, अब इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट करो। इन्वेस्टमेंट में तो 3 ही थे ना, 24 तक फिर 74 तक। चलो ये तो ऐसे पता लग जाएगा। 17.5 लाख, इसमें 20 लाख, इसमें भी 17.5 लाख, फिर 74 तक 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 24 तक 17.5 लाख, 19 पे भी 17.5 लाख, और इसके ऊपर कितना था? 25 लाख। चलो जी, अब आरओआई निकाल दो। तीनों डेटा को यूज करो और आरओआई निकालो। 30 की डिमांड है, 5 का कंट्रीब्यूशन है। ये क्या क्या बताया ये आपने? ओके, ये थाउजेंड्स में है ये सारा, ऐसे कैसे लिखा दिया? ये 30,000, 35,000, 35,000, 30,000, 35,000, 30,000, 30,000, 35,000, 35,000, 30,000, ठीक है। 30,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 17,50,000, परसेंटेज 8.57%, करेक्ट है। ऐसे निकालते जाओ सबका, बताओ फटाफट नंबर से बताओ। आप फर्स्ट का 8.57 ऐसे बोलो, ऐसे पता ही नहीं लगेगा कौन से का बता रहे हो। सेकंड का बताओ, ऐसे लिखना सेकंड का 35,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 lakhs, 5.25 सेकंड का आंसर है। थर्ड का बताओ, 35,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 17,50,000, 20%। फोर्थ का 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 लाख, 4.5%। फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ 12.25। सिक्स्थ 7.5। सेवंथ 7th का बताओ, 7th का भी सेम ही आएगा। 7th का भी तो सेम ही है डेटा। 8th का 35,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 17,50,000, 18%। फिर 9th का 35,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 17,50,000, 14%। एंड लास्ट 30,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 25 lakh, 8.4। ये लो आरओआई आ गया परसेंटेज में। इसका एवरेज करने का बोला है क्या? चेक करो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। फॉर ईच रन रिकमेंड एन ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन आरओआई। बस कुछ नहीं है, आरओआई निकालने 10 बात खत्म। क्वेश्चन इज ओवर। चेक करो एक बार यहाँ पे, ये चेक कर लेना एक बार, सारे सेम आ रहेंगे आपके, तब बाकी सारा ऑटोमेटिक से सही हो जाएगा, अगर ये कॉलम सही आ रहा है तो। ओके 10 रन मीन्स 10 बार चिट निकालोगे आप डब्बे में से। जो हम बात कर रहे हैं ना डब्बे में से चिट निकालने की, वो कितनी बार निकालनी है? 10 बार। तो 10 बार एस्टिमेट होएगा आपका। 10 बार आप आरओआई निकालोगे एस्टिमेट कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके।
ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, 10 बार आरओआई निकाली ना, फिर इसका एवरेज निकालते हैं इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं बोल रहा था, देखते हैं बोला है नहीं बोला। एवरेज निकालते हैं और फिर वो आरओआई हम मान लेते हैं कि चलो फ्यूचर में ये आरओआई आने वाली है, इसीलिए बोल रहे हैं सैंपल, ये जो साइज है ना ये बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे 10 बार किया ना, ऐसा ट्रीटमेंट 100 बार होना चाहिए। 100 बार करो और फिर देखो कहीं डेटा में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है ना, फिर जो एवरेज आ रहा है ना वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है अभी देखो सिमुलेशन का, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, केवल एक बार देख लेते हैं इसमें है क्या। देखो, Info Limited is considering purchase of no automatic pack machine to replace the two machine which are currently used to pack product X. कोई अभी प्रोडक्शन, अभी पैकिंग की 2 मशीन यूज आती है, उसकी जगह आप एक मशीन खरीद रहे हो। सर लार्ज सैंपल पे अगर एक ही रेंज की चिट्स निकले देन वो एरर नहीं है, ऐसा नहीं होता, एक ही नंबर की चिट नहीं निकलती बार बार में, आप निकालोगे, इसीलिए तो बोलते हैं ना सिक्के को बार बार उछालो, 1000 बार उछालोगे तो हर बार हेड या हर बार टेल नहीं आ सकता ना, 50% चांस होते हैं, तो लगभग 450 बार हेड आएगा या 450 बार टेल, ऐसा कुछ होता है। The new machine would result in reduced labor cost because of the more automated nature of the process, and in addition would permit production level to be increased by creating greater capacity at the package stage with an anticipated rise in demand for product X. क्या बोल रहे हैं, न्यू मशीन से लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, पैकिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। 2 चीजें तो बता दी उन्होंने इफेक्ट नई मशीन का। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द न्यू मशीन विल लीड टू इंक्रीज्ड प्रॉफिट इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years. डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। Due to uncertainty in demand, however, the annual cash flow, including 7 resulting from purchase of the new machine, cannot be fixed with certainty. ठीक है, certainty के साथ फिक्स नहीं कर सकते। Have therefore been estimated probabitically as follows. ठीक है, ईयर 1 के कैश इनफ्लो का प्रोबेबिलिटी, ईयर 2 का प्रोबेबिलिटी, ईयर 3 का प्रोबेबिलिटी। एनुअल कॉस्ट फ्लो है ना, ये कैश फ्लो कर लो, एनुअल कैश फ्लो का प्रोबेबिलिटी दे रखा है। Because of the overall uncertainty in the sales of product X, it has been decided that only 3-year cash flow will be considered in deciding whether to purchase the new machine. ठीक है, after allowing for the scrap value of the existing machine, the net cost of the new machine will be 42,000. तो ये तो आपका हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट 42,000 रुपए का। The effect of the taxation should be ignored. टैक्स को मारो गोली। Ignoring the time value, टाइम वैल्यू को भी मारो गोली। अच्छा सॉरी ये होमवर्क नहीं है, क्वेश्चन अभी करेंगे। दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा हटके ये क्वेश्चन, बड़ा इजी है बट सोचने को मजबूर करेगा ये आपको। देखो 3 साल का आपको क्या क्या दे रखा है उन्होंने, पहले साल 10 का कैश फ्लो हो, 20 का कैश फ्लो, 30 का सॉरी 10, 15, 20 का कैश फ्लो होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सेकेंड ईयर की दे रखी है, थर्ड ईयर की दे रखी है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से, क्या ईयर 2 का डेटा ईयर 1 पे डिपेंडेंट है या नहीं है? ईयर 2 का डेटा क्या 1 पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सब सारा डेटा इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट नहीं है। चलो, आउटफ्लो है 42,000 रुपए का। एक ऐसे ही मैं रफ आपको पूछ रहा हूं फिर ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। मुझे बताओ, क्या इस चीज की पॉसिबिलिटी है क्या कि फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो तो हो 15, सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो हो 10 और थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो भी हो 10? इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल है ना, यही तो है, इस डेटा जो दे रखा है आपको इसका मतलब यही है। अब मुझे बताओ, जो सिचुएशन मैंने दी है, फर्स्ट ईयर में 15, सेकंड में 10, थर्ड में 10, इससे आपका एनपी कितना आता है? टाइम वैल्यू को इग्नोर करना है उन्होंने बोला है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, आप तीनों को जोड़ दो, पीवीसीआई हो जाएगा। 15, 10, 25 और 10, 35। 35 का तो हो गया पीवीसीआई 35,000 का, और 42,000 का पीवीसीओ दे रखा है, -7,000 एनपीवी आ गई। क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है? नहीं करना, मतलब इस सिचुएशन में। ठीक है,
अब आपको याद हो, आपने डिसीजन ट्री पढ़ा था, डिसीजन ट्री में नंबर ऑफ आउटकम निकालते हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ आउटकम कितने पॉसिबल है, कोई भी बता सकता है क्या आप में से? हाउ मेनी नंबर ऑफ आउटकम्स आर पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन? 4 आउटकम पॉसिबल है, पक्का? वेरी गुड, एक क्लैपिंग हो जाए। मैनी, मैनी मतलब बताओ नंबर, मैनी। फिर आंसर भी ऐसे लिख दें क्या, एनपीवी समथिंग। फिर पूछेंगे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आप बोलो मैं भी एक्सेप्टेड। 36 आउटकम बोल रहा है दीपक। दीपक इज सेइंग 36 आउटकम्स। कोई है क्या इसका साथ देने वाला? गौरांग भी साथ आया दीपक के, और कोई? 36, चलो अब 36 पे थप्पा लग गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स है 36। कैसे पता लगा? देखो फर्स्ट ईयर में कितने आउटकम पॉसिबल है? फर्स्ट ईयर में 3 आउटकम पॉसिबल है। सेकेंड ईयर में कितने आउटकम पॉसिबल है? 4। थर्ड ईयर में कितने आउटकम पॉसिबल है? 3। और जब तीनों वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 इंटू 4 12 इंटू 3 36, 36 आउटकम्स आर पॉसिबल। तो डिसीजन करते थे तो आउटकम्स कम होते थे तो डिसीजन ट्री बन जाता था। तो 36 आउटकम में डिसीजन ट्री बनाना इज नॉट पॉसिबल। इसको कैसे सोल्व करना है? टेबल बना के। चलो आगे देखो, अब बोल क्या रहा है। इग्नोरिंग टाइम वैल्यू कर दिया। आइडेंटिफाई विच कॉम्बिनेशंस of annual cash flow will lead to an overall negative net cash flow. Net cash flow मतलब NPV. And determine the total probability of this occurring. और इसके अकर होने की टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ। चलो सॉरी, इसको सोल्व करने का एक तरीका तो है, टेबल बनाओ, 36 आउटकम लिखो, 36 आउटकम की जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिखो, ठीक है? तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम शॉर्टकट में क्या करते हैं, केवल उन्हीं आउटकम्स को लिख लो जिनमें नेगेटिव आ रहा है और उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिख लेना। तो 36 आउटकम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये पता करना कोई मुश्किल चीज नहीं है आप लोगों के लिए। सीएमए फाइनल में आउटकम्स, कौन कौन से आउटकम में नेगेटिव एनपीवी आ रही है? इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट आउटकम्स वेयर एनपीवी विल बी नेगेटिव। चलो मुझे बताओ कितना टोटल हो तीनों सालों का कि एनपीवी नेगेटिव आएगी? 41,000 ना। अगर तीनों सालों का टोटल 41,000 तक है तो एनपीवी नेगेटिव है, बोलो ना। आउटकम ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तीनों के आउटकम बता दो और यहाँ पे एनपीवी नेगेटिव आएगी वो भी बता देंगे, और जो भी आएगा फिर इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। पूछा तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी है ना। आइडेंटिफाई विच कॉम्बिनेशन, तो एक तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है वो बता दो। हाँ 41,999 है, पर आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये थाउजेंड्स में दे रखा है, 10,000 20,000, तो सब थाउजेंड्स में है। तो चलो पहला आउटकम बताओ, पहला कौन सा आउटकम है जिसमें नेगेटिव आ रही है? तो सबसे लिस्ट से स्टार्ट करो, पहले इसमें 10 ले लो, तो वैसे इसमें 10 ले लो, अब आगे वाले में चेंज करते जाओ, इसमें भी 10 ले लो, अब इसमें चेंज करते जाओ। इसमें सबसे पहले 10 लो, तो यहाँ 10,000, यहाँ 10,000, यहाँ 10,000, एनपीवी कितनी आएगी? -12। ठीक है, इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी बताओ। 0.3 इंटू 0.1 इंटू 0.3, 0.3 इंटू 0.1 इंटू 0.3, हाउ मच? 0.009।
ठीक है यहां तक। सेकंड आउटकम में क्या करना है, देखो यहां ये हटा दो और इसकी जगह दूसरा आउटकम रख के देख लो, दोनों सेम रहने दो। 10 10 20 करने पे नेगेटिव आता है, 10 10 20 करने पे भी नेगेटिव आता है, -2 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.3 इंटू 0.1 इंटू लास्ट वाले की चेंज किया ना हमने 0.5, कितना आ जाएगा 0.015। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब मैं बोल रहा हूं थर्ड में क्या करें, इसको 20 को हटा के 30 करके देखो, तो 30 करने से टोटल आ जाएगा 50, तो ये नेगेटिव आउटकम नहीं होगा, तो ये वाला नहीं लेना। चलो इसकी जगह अब सेकेंड ईयर में चेंज कर लो, 10 की जगह ले लो 20। अब अगेन यहां से फर्स्ट से स्टार्ट कर दो, 10 20 10 नेगेटिव आएगा, 10 20 10 -2 कितनी 0.3 इंटू 20 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 इंटू 0.3, 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.3 0.018। फोर्थ आउटकम क्या है, इस 10 को हटा के यहां 20 करके देखो, 10 20 20 करेंगे तो 50 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। 10 20 30 करेंगे तो भी 50, 40 42 से ऊपर जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ 20 की जगह क्या करो, यहाँ 20 की जगह 30 करके देख लो, 10 30 10 नॉट पॉसिबल। तो यहाँ तो खत्म हो गया खेल। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर का चेंज करो डेटा, फर्स्ट ईयर में 15 करो और फिर स्टार्ट करो दोबारा गाड़ी। 15 10 10 कितना होता है, नेगेटिव आएगा, 15 10 10 पे नेगेटिव आएगा, 25 35 -7। प्रोबेबिलिटी 15 की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.4 इंटू 0.1 इंटू 0.3 0.012। फिर 15 20 10 करें तो, सॉरी 15 10 20 करें तो, लास्ट ईयर को हटाओ, 15 10 20 करें तो कितना आता है, नहीं होगा नेगेटिव। 15 20 10 करें तो भी नहीं होगा नेगेटिव। चलो ये भी खत्म है सीक्वेंस। फिर फर्स्ट ईयर में 20 करके देखो, 20 10 10 नेगेटिव आएगा ना, 20 10 10 पे नेगेटिव आ रहा है -2, 0.3 इंटू 0.1 इंटू 0.3 कितना आएगा 0.009। चलो ये 5 आउटकम लिखे मैंने, इसके अलावा आपको कोई आउटकम लगता है जिसमें नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो सकती, नेगेटिव एनपीवी हो सकती है तो बताओ। नॉट पॉसिबल, इसके अलावा सभी आंसर पॉजिटिव एनपीवी देंगे। ठीक है, सारे आ गए, तो सारे कॉम्बिनेशन बता दिए, इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी का टोटल लगा दो, उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी थी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ से। दिस इज 0.063 और परसेंटेज में लिखें तो 6.3%। 6.3% चांस है कि आपकी एनपीवी नेगेटिव आएगी इस प्रोजेक्ट में। क्लियर है सबको। चलो इसका बी पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैश फ्लो फॉर ईच ईयर। एवरेज निकाल सकते हैं हर साल का, कोई दिक्कत ही नहीं है। एवरेज कैश फ्लो फॉर ईच ईयर, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द न्यू मशीन गिवन दैट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, तीनों साल का एवरेज निकाल सकते हैं ना।